हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा जो होता है ये ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका डी वाला होगा। ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी वाला सही हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो देखिए हमेशा जो स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा का जो इसका योग होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो आपको यहाँ से देखिए दो चीज को याद करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, स्थिर होता है। और ये दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इन दोनों का योग क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है, ये आपको बताना। तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है, इसमें स्थिति ऊर्जा होता है। किसका होता है, उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। देखिए किसी वस्तु की बनावट के कारण, उसके आकार के कारण, देखिए बनावट के कारण, आकार के कारण, उसकी आकृति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए दोनों ऊर्जा ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अच्छा देखिए गतिज ऊर्जा कह रहा है, तो गतिज ऊर्जा होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा देखिए जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, हमेशा नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, वेग पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, वेग पे। तो जिसकी गति करने की क्षमता ज़्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो देखिए जो गैस होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, उसकी गति करने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यानी उसमें वेग सबसे अधिक होता है। इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है, गैस में होती है। किस में होती है, गैस में होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेम है, बस घुमा के पूछ लिया है। में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है, भी बताएं, गैसों में। ठीक है, गैसों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई इकाई में ऊर्जा होगी। देखिए अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ आपको बताए हैं कि क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। इसी को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। और जो इसका वैल्यू होता है ये कितना होता है, 3.6 × 10⁶ ये जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर में इसी को क्या बोलते हैं, एक इकाई बोलते हैं। इसका वैल्यू इतना होता है, इतने जूल होता है। अब तो देखिए जूल में दिया है, देखिए जूल में दिया है, किलोवाट आवर में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जैसे ही, ठीक है, 900 × 10⁶ का 3.6 × 10⁶ से भाग करेंगे तो 10⁶ से क्या होगा, कट जाएगा। ये वाला जो दशमलव हटाएंगे एक ऊपर 0 चला जाएगा। अब नीचे कितना बचा, 36। तो 18 दूनी 36 होता है और 18 × 5 90 होता है। तो देखिए जब 90 इसको काटेंगे, देखिए 90 कट गया, 2 0 बचेगा। ठीक है, 2 0 क्या होगा यहाँ पर बचेगा। और नीचे कितना है, 2 से काटेंगे 200, 500 है। तो जब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इकाई में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। आपको ये वाला वैल्यू ध्यान रखना है। अगर इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताए हैं
कि 1 किलोवाट आवर में एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कितने जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो जो पवन चक्की होता है ये पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करता है, तो किस ऊर्जा को उपयोग करता है, ये गतिज ऊर्जा का। किसका करता है, गतिज ऊर्जा का। देखिए पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है, पवन चक्की चल रही है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। कौन सा होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को में बदल लेता है। तो किस में बदल लेता है, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। किस में बदल लेता है, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चों का जो खिलौना होता है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों का खिलौना होता है तो इसमें जब हम चाबी भरते हैं तो इसका जो ऐसे स्प्रिंग होता है ऐसे सिकुड़ जाता है। देखते हैं ऐसे क्या होता है, स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। जैसे चाबी छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होता है, धीरे धीरे फैलता है। तो जो स्प्रिंग ऐसे इसको चाबी भरने पर बैठा रहता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होता है। और जैसे इसको छोड़ा जाता है तो किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। और ये छोटी जो गाड़ी होती है बच्चे वाले, ये क्या होते हैं, चलने लगते हैं। तो ये स्थिति ऊर्जा किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा में। किस में, संपीड़ित स्प्रिंग में। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों लाइक करना और कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है। आपके लिए थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब चैनल को करना है और लाइक कमेंट करना है। अगर और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपन दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। तो देखिए स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता क्या है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। तो जो द्रव्यमान होता है ये कांस्टेंट होता है और g भी कांस्टेंट होता है। तो जो स्थिति ऊर्जा मेन रूप से किस पे डिपेंड करती है, ऊंचाई पे। किस पे डिपेंड करती है, ऊंचाई पे। तो यही क्वेश्चन पूछा है, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसके साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है उसमें स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो देखिए अब ऊंचाई के साथ इसमें कह दे, ऊंचाई के साथ कौन सा बदलेगी, स्थिति ऊर्जा बदलेगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो हाइट किस यानी ऊंचाई पे कौन सा डिपेंड करता है, स्थिति ऊर्जा करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार, देखिए परिभाषा ही होता है, स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति या बनावट आकार के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा। इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए जब बांध बना हुआ यहाँ पे पानी है, स्थिर है, तब इसमें अगर पूछा जाए तो देखिए बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होगी। तो अगर पानी स्थिर है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर बाद में अगर पानी बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर संग्रहित पूछा है तो कौन सा होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करता है। तो गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होगा, 1/2 mv² होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गतिज ऊर्जा कहे चाहे स्थिति ऊर्जा कहे, है तो ऊर्जा ही। तो इसका अगर मात्रक पूछ ले तो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार उच्च गति से चल रहा है, किस ऊर्जा से युक्त है। अब देखिए गति से चल रहा है यानी उसमें गति है, तो जब गति है तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है? तो सदैव धनात्मक कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्योंकि देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो देखिए जो हमारा जो द्रव्यमान होता है हमेशा ये भी क्या होता है? धनात्मक होता है। v जो वेग होता है ये भी क्या होता है? धनात्मक होता है। इसीलिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होता है ये ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। तो इसके पहले वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है दूसरा वीडियो में, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। इसी को इकाई भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इकाई या एक यूनिट। एक यूनिट बोला जाता है। यूनिट को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है, बहुत ही आसान है। आपको ज़्यादा नहीं, इसमें देखिए न्यूमेरिकल भी नहीं है, समझो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में कहा 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg वाली भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? तो देखिए 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जैसे मान लेते हैं 20 मीटर है, तो कह रहा है नीचे से, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कहा है ना, तो नीचे से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो देखिए कौन सी राशि समान होगी? तो इसमें कौन सी राशि समान होगी? देखिए इसमें त्वरण समान होगा। अब देखिए जैसे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो जब ऊपर से गिर रहा है वस्तु तो उसके वेग में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वेग में वृद्धि हो रहा है। तो जब वेग में वृद्धि होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। इसमें पूछा है समान होगी। अब देखिए ऊपर से गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसी के साथ इसमें क्या होती है? इसकी ऊंचाई में कमी होती है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। अब यहाँ पे अगर संवेग की बात किया जाए तो संवेग होता क्या है? P बराबर m × b होता है। संवेग किस पे डिपेंड करता है? उसके वेग पे। तो अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है यानी उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या होगा? ये भी संवेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें पूछा है समान। समान कौन सा होगा? इसमें एक ही ऑप्शन बचा, त्वरण। त्वरण क्या होगा? समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। अभी बताए हैं जो बच्चे का खिलौना होता है जो ऐसे कॉइल लगा हुआ होता है तो इसी को बोला जाता है संपीड़ित स्प्रिंग। तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? इसमें स्थिति ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप होती है? तो देखिए गतिज ऊर्जा होता क्या है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। देखिए जो द्रव्यमान होता है ये नियत होता है। द्रव्यमान जो होता है ये नियत होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें परिवर्तनशील कौन होता है? द्रव्यमान या भार? देखिए जो भार होता है वो किसके बराबर होता है? m × g के बराबर होता है। m क्या है? द्रव्यमान। ये कभी नहीं बदलता है। क्या बदलता है? हमेशा भार बदलता है। क्यों बदलता है? g के कारण। g का वैल्यू ऊपर नीचे जाने पे क्या होता है? ऊपर जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने में घटता है। g में परिवर्तन होता है, इसीलिए भार में परिवर्तन होता है। लेकिन द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा है मेन रूप से किस पे डिपेंड करेगा? उसके वेग पे। वेग पे यानी गति पे डिपेंड करता है। तो कह रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति के कारण होती है, ना कि द्रव्यमान के कारण। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यानी देखिए किस पे डिपेंड करती है? देखिए अगर एक ऑप्शन सिर्फ वेग का होता तो सही होता है, लेकिन वेग का नहीं दिया तो किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान और वेग पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो देखिए जल विद्युत गृह में क्या होगा? वहां पर विद्युत बनाया जाएगा तो वहां पर देखिए बहुत बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं। देखिए टरबाइन लगे होते हैं, उस पर ब्लेड बने होते हैं। तो इस पर क्या किया जाता है? पानी बहुत तेजी से आता है, ठीक है,
पानी तेजी से आता है जिससे इसके ब्लेड क्या होते हैं, घूमने लगते हैं, और इससे एक शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है जनरेटर का, जिससे वो शाफ्ट घूमने लगता है, जिससे किससे जुड़ा होता है, जनरेटर का शाफ्ट होता है, जिससे क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा बनता है। तो यही क्वेश्चन पूछा आपके, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा में कौन सी एनर्जी, देखिए कौन सा ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो जब ये इस पे आता बहुत तेजी से तो गति होता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है, इसमें गतिज ऊर्जा होता है। यही गतिज ऊर्जा इसके ब्लेड को घुमाता है, जिससे क्या बनता है, विद्युत बनता है। तो गतिज ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, तो किसमें होता है, एक पेंडुलम का झूलन। ठीक है, अब देखिए जैसे घड़ी देखे होंगे तो इसमें एक पेंडुलम होता है। ठीक है, ये क्या, देखिए जैसे ये स्थिर है तो ये क्या करेगा, जब इसमें ऐसे ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, गति करेगा। तो अगर स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। जब झूलने लगेगा, एक पेंडुलम का झूलन जब झूलता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। और जैसे देखिए एक पटाखे का विस्फोट, तो पटाखे का विस्फोट, पटाखे में क्या भरा होता है, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। तो जब इसका विस्फोट होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, देखते हैं बहुत तेजी से आवाज आता है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, ध्वनि ऊर्जा में होता है। अब देखिए जैसे टार्च का ऑन करना, तो टार्च में क्या लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं। सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब जैसे टार्च को ऑन करते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलता है। टार्च ऑन होता है तो क्या मिलता है, वहाँ लाइट मिलता है, नहीं प्रकाश मिलता है। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किसके कारण होता है, टॉर्च के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझा देते पहले कॉन्सेप्ट। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक स्पीड डिपेंड, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यम का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए यम का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इस फार्मूले में, और इधर देखिए mv² तो है ही, हम क्या करते हैं, यम से गुणा कर देते हैं, यम से भाग करते हैं। तो जब यम से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये m²। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m² b²। देखिए यहाँ पे m² होगा, यहाँ पे b²। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, mb का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, mb का होल स्क्वायर। और नीचे कितना है, m है, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर। और mb क्या होता है, यही संवेग होता है, इसको क्या बोलते हैं, संवेग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा देंगे, p² लगा देंगे। यानी जो हमारा काइनेटिक एनर्जी फार्मूला जो बनेगा कि E बराबर क्या होगा, p²/2m बनेगा। क्या बनेगा, p²/2m। इसको देखिए यहाँ से अब अलग से लिख दे रहे हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है क्या होता है, p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m। यानी जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये क्या हो, संवेग, इस किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले में संवेग के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन होता है। अब इसमें कह रहा है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो जैसे संवेग को 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये पूछा संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मूल मान का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले मान लेते संवेग भाई p था, तो संवेग को 3 गुना करेंगे तो 3p होगा, 3p का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9p² हो जाएगा। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी अब वाला कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान देना कि अगर 2 गुना कहा होता है तो यहाँ का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगर संवेग 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना कहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा। अगर इसका 4 गुना बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो जब हथौड़े को उठा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, अभी गतिशील नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गतिशील की इसमें बात नहीं कह रहा है, उठाए गए हथौड़े,
ठीक है, उठाए गए हथौड़े, तो अगर हथौड़ा उठाया गया सिर्फ, अभी चलाया नहीं जा रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर उठाया गया हथौड़ा गतिमान होगा तब उसमें गतिज ऊर्जा होगी, इसमें कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ उठाने की बात कर रहा है, यदि हथौड़ा उठा हुआ तो उसमें कौन सा होगा? इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन होता है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? संयोजन होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या है? तो देखिए, जो गतिज ऊर्जा होता है हम जानते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? हाफ mv² पे। जो हमारे काइनेटिक एनर्जी होता है किसके बराबर होता है? हाफ mv² के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, अगर वेग को 2 गुना करेंगे यानी b के जगह कितना हो जाएगा? 2b। अब यहाँ पे फार्मूले में स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 4b² हो जाएगा। अब देखिए किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ m जो है 1/2 कांस्टेंट रहेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी उसके वेग पे डिपेंड करेगी, तो जो वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? यानी 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है n गुनी हो जाती तो n का मान क्या होगा? तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा? तने हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। कौन सा ऊर्जा होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खींचे हुए रबर बैंड में, देखिए वही क्वेश्चन सेम है, इसमें खींचे हुए रबर बैंड में पूछ लिया है, तने हुए कहे या खींचे हुए, उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में देखे हैं कि बताया गया ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो ना तो बनाया जा सकता और ना तो नष्ट किया जा सकता है किसको? ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से आपको समझना है। कह रहे यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 256 गुना है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? अच्छा देखिए, रेखीय संवेग है या संवेग है? संवेग का वैल्यू होता कितना है? mv होता है। संवेग किस p होता है? संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? p से। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। तो देखिए जो पहले का संवेग है किस पे कितना है? mv है। अब देखिए कह रहा है कि नया संवेग, नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो आपको नया संवेग ज्ञात करने के लिए नया वेग पता करना होगा। तो नया वेग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में कहा यदि एक वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है इसकी प्रारंभिक मान की 256 गुना है, तो जो अब देखिए पहले जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था? हाफ mv² था, क्योंकि वेग पहले कितना था? v था। ठीक है, अब जो नया हमारा काइनेटिक एनर्जी है ये कितना हो जा रहा है? 256। ध्यान दीजिए कितना हो जा रहा है? 256 पहले के। देखिए कह रहा है 256 गुना हो जाता है। अब किसके पहले के? तो पहले वाला कितना था काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv² था। कितना था? हाफ mv² था। हाफ mv²। ये नया वाला काइनेटिक एनर्जी है तो इसको मान लेते हैं 1/2 mv1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 256 हाफ mv² के। तो 1/2 m कट जाएगा। अब देखिए किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर b1 का वैल्यू अगर लिया जाए, स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 256 हो जाएगा। भाई 16 का स्क्वायर 256। देखिए यहाँ पर b1 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेंगे तो ये सब किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। तो 256 का स्क्वायर कितना होगा? 16। b² का कितना होगा? b हो जाएगा। यानी जो नया वाला वेग है वो कितना हो जाएगा? 16b हो जाएगा। तो यही तो पूछा है नया संवेग कितना होगा? संवेग क्या होता है? p बराबर m गुणे b। तो वेग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो संवेग भी कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं पर दिया है b वाले, इसका प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका b वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास यानी बनावट के कारण
द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो कौन सा ऊर्जा कहा जाता है उसको? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे फार्मूले से पूछ लिया है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? हाफ mv² के बराबर होता है। अगर पूछ ले कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है तो वो mgh के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही सब क्वेश्चन बार बार पूछेगा, बस आपको लगाने का मेथड पता होना चाहिए। द्रव्यमान यम वाली एक वस्तु गति b के साथ स्थानांतरित होती है, इसकी गतिज ऊर्जा k है। अब देखिए कह रहा है कि कितना गतिज ऊर्जा k है, इसका द्रव्यमान अगर यम है, वेग b है, तो क्या होगा? यम हाफ mv² हो जाएगा। कह रहा है यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, अगर वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, वेग का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उसके वेग पे। तो वेग का स्क्वायर होता है तो 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें? स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है उसमें? स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है उसमें? स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो भाई जब बंदूक से, अब देखिए जब बंदूक में गोली है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब गोली चलाई जाती है तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात के गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है। कह रहा है कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं क्या है? समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? अच्छा देखिए गतिज ऊर्जा समान कहने का मतलब मान लेते हैं कि 1/2 mv² होगा। अब पहले के लिए द्रव्यमान अलग होगा, वेग अलग होगा। इसी तरह दोनों के दूसरे के लिए क्या होगा? m2 v2 का स्क्वायर होगा। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं क्या है? समान है। अब डिपेंड किससे करेगा? इसके द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, अब जब ये दोनों समान हैं तो उसका जो द्रव्यमान और वेग का जो अगर दिया रिलेशन निकाला जाए तो एक दूसरे क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये जो द्रव्यमान किस पे डिपेंड करेगा? उसके 1/b² पे। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति क्या होगी? कम होगी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा बस। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति क्या होगी? ज्यादा होगी। ये ऐसे साधारण सी बात है भाई, जिसका द्रव्यमान, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है, उसका वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो इसमें कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो किसकी गति है? अब इसमें पूछा है गेंद तेजी से गति करेगा। कौन करेगा? 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम हो उसका वेग क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? ये तो पढ़ ही चुके हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? अब देखिए धनुष में अभी तीर लगा हुआ तो इसमें स्थिति ऊर्जा जैसे छोड़ेंगे वो गतिशील हो जाएगी, तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा
हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपको दोस्तों केमिस्ट्री का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। बस अगर इस वीडियो पे जैसे ही 100 भी हो जाएंगे या 20 लाइक हो जाएंगे, ठीक है, 20 लाइक या 100 भी, जिसमें जो भी पहले हो जाएगा जस्ट उसके बाद केमिस्ट्री का भी वीडियो शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब भाई स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं, देखिए एक संकुचित स्प्रिंग में तो पढ़ ही चुके हैं, इसमें स्थिति ऊर्जा होता है। बहता हुआ जल, अगर बहता हुआ जल है तो इसमें वेग है, तो जब वेग है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यही स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। एक उठाया गया हथौड़ा भी, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्या होगा, स्थिति ऊर्जा होगा। एक बाद में संचित किया गया जल, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसमें भी क्या होगा, स्थिति ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, उसमें अभी ना सोच लेना सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों होती। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। अब गिर रहा तो उसमें गति में वृद्धि होगी, यानी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप सबसे पहले आपको पता करना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेग कितना हो जाएगा। अगर वेग पता हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv² होता है। तो पहले आपको क्या करना, अंतिम वेग निकालना है, ठीक है। तो अंतिम वेग निकालने के लिए देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस के gt होता है। क्या होता है, u प्लस gt होता है। अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है एक द्रव्यमान 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। प्रारंभिक वेग का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। अब ऊपर फेंकी जाती है तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर अगर फेंका जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। जी का वैल्यू क्वेश्चन में कहा कितना है, 10 लेना है, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर टी होगा, टी समय देखिए कितना कह रहा है, 2, कितना कह रहा है, 2, 2 सेकंड के बाद अंतिम वेग कितना होगा, तो 10 दूनी इधर 20 हो रहा है, इधर भी 20 है, तो 20 देखिए 20 ये है, 20 है, 20 में से 20 जाएगा 0, यानी जो अंतिम वेग होगा कितना हो, इसमें आ रहा है 0, अंतिम वेग कितना हो जा रहा है, 0। अगर 20 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अब भाई बी का वैल्यू जब 0 है तो गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv² होता है। तो अब देखिए अंतिम वेग अगर 0 है तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv² होता। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए। हाफ m का वैल्यू कितना दिया है, 22 दिया है, कितना दिया है, 22। यहाँ b² होता तो b का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 11 बार कटेगा। अब 25 का जब 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 275। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए अगर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होता तब भी सही होता, लेकिन इसमें सिर्फ क्या दिया, गतिज ऊर्जा भर दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए 5 मीटर की ऊंचाई पर जो उसमें ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी,
स्थिति ऊर्जा के रूप में होगी। और स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। m का वैल्यू 11 kg दिया है, g का वैल्यू 9.8 रखना है, ठीक है, और h का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया है। बस इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करना आसान है। 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45 और 45 4 49 और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 49। अब 49 का जो 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है, 11 9 99। अब देखिए इकाई का अंक इसी में सिर्फ 9 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जब भी चाहे आप मैथ लगाइए चाहे रीजनिंग लगाइए, जब भी कैलकुलेशन करिए तो इकाई डिजिट जरूर देखिए। अब जैसे 11 9 99 हो रहा तो 9 दिखिए, किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा तो इसके मतलब यही वाला सही हो जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, लाइक भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शेयर भी करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही मेरे चैनल का थोड़ा सा ग्रो होगा, आपको हम मैथ और रीजनिंग की भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको हम ट्रिक से बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन लगाना है ट्रिक से कैसे कम समय में मैथ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, mgh होगा, भाई स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। m का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया, कितना दिया है 14, g का वैल्यू 9.8 दिया है, h का वैल्यू 5 दिया है। अब देखिए ये 14 होगा, इसको जब काटेंगे देखिए क्या होगा, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 4 49, ठीक है, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये जीरो वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब देखिए 4 9 36, ठीक है। अब देखिए दो जगह 6 आ जा रहा है तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए 4 9 36, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो सी होगा। अब देखिए ये मीटर में दिया है तो भाई ऊर्जा है ना, ऊर्जा तो जूल में होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 मीटर में दिया है, ऊर्जा मीटर में तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसमें निहित ऊर्जा mgh होगा, कितना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान इतना है तो वस्तु का वेग। अब देखिए फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होता है, कितना होता है, हाफ mv² होता है, कितना होता है, हाफ mv² होता है। और काइनेटिक एनर्जी दिया कितना, 120 जूल दिया, कितना दिया है 120 जूल, 1/2। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया है, m का वैल्यू देखिए 15 दिया, कितना दिया है 15 दिया है। इसमें वस्तु का वेग यानी v² का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 15 से काटेंगे, 15 8 120 हो जाएगा, और जब त्रिया गुणा करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाए। अब इधर कितना होगा 16, इधर कितना है v² है। अब स्क्वायर जब हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर किस में, अंडर रूट में हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है 4। अच्छा देखिए वेग कह रहा है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिया है, ठीक है, दो ऑप्शन सेम दिया है। तो इसमें देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, ये दो तो नहीं होगा। इसमें देखिए मीटर, अच्छा देखिए ये वाला सही है, बी वाला सही है, यहाँ पर इनवर्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये मीटर पर सेकंड होता सही तब सही होता, या सेकंड ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, तो हाफ इधर रख दीजिए। m का वैल्यू कितना दिया 15, v², v का वैल्यू कितना दिया 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, कितना बार कटेगा, 32 बार कटेगा, ठीक है, तो गुणा कर दीजिएगा। अच्छा देखिए जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब देखिए 0 इन दोनों ऑप्शन में है, और ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो ये वाला तो ऐसे नहीं हो जाएगा। तो
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। गुणा करने की आपकी पूरी ज़रूरत नहीं है, वैसे गुणा करना चाहते तो कर लीजिए। 15 दूनी 30 और 15 3 45, 3 48, 480 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का वैल्यू 9.8 दिया है, तो कितना होगा, mgh के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, यहाँ पर निहित ऊर्जा किसके रूप में होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। स्थिति ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, mgh। m का वैल्यू 11 दिया है, जी का वैल्यू 9.8 दिया है और h का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। तो गुणा कर लेंगे। अब देखिए कितना होगा, 6 8 48 दशमलव लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, दशमलव लगेगा। अच्छा देखिए 6 8 48, अब 0.8 आ रहा तो 11 का, अब इसका इकाई अंक गुणा करेंगे, 1 8 8 होगा, यानी क्या होगा 8 होगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.8 से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू है, बी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, आपको टाइम बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी तो आप घर पे लगा रहे हैं तो पूरा गुणा कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में इसी तरह लगाएंगे। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्यों किसमें होती है, भाई गोली चल रही है यानी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अभी बताए हैं जो टरबाइन होता है, ठीक है, टरबाइन पे बहुत बड़े ब्लेड लगे होते हैं, यानी पत्ती लगी होती है, तो इसमें चाहे पानी रहे, चाहे हवा रहे, चाहे भाप रहे, इसकी ब्लेड पे जब टकराती है तो ये घूमने लगता है, ठीक है। इस पे जिस पे ब्लेड लगा हुआ है घूमने लगता है। और जब ये जो शाफ्ट होता है ये जनरेटर के शाफ्ट से लगा होता है, तो जनरेटर का शाफ्ट भी घूमने लगता है, जिससे क्या बनता है, विद्युत बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो इस पे जब टकराती है यानी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही